गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 9th क्लास के नागरिक शास्त्र में आज हम अध्ययन करेंगे 3rd चैप्टर का, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। जी हाँ बच्चों, चुनावी राजनीति से आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मतदान प्रणाली, यानी कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो सबसे पहले निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं मतदान प्रणाली का जो मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए, लोकतंत्र में जिस प्रक्रिया के आधार पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो यहाँ पर जिस प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है, जिसका हम चुनाव करते हैं, एक प्रत्याशी होता है, वो खड़ा होता है, जिसको हम मत देते हैं यानी कि अपना वोट देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मतदान प्रणाली। पहले क्या होता था, यानी कि प्राचीन काल में जनसंख्या कम होती थी, तो इसलिए जनता अपने जो प्रत्याशी को, अपने प्रतिनिधि को चुनाव जब करती थी उसका, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट करती थी, है ना। लेकिन आधुनिक युग में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अब क्या हो गया, व्यवस्थित गुप्त मतदान प्रणाली का प्रचलन हो गया। गुप्त मतदान का मतलब किसी को पता न चले, किसी को दिखाई न दे, और कि हमने किसको वोट अपना दिया है। तो जिसके अनुसार जनता गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इच्छित प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब देखिए, मतदान प्रणाली का आधुनिक स्वरूप क्या है? आधुनिक स्वरूप क्या है, यानी कि निर्वाचन जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका स्वरूप क्या है? तो आधुनिक युग में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में गुप्त मतदान प्रणाली प्रचलित है, यानी कि जहाँ लोकतांत्रिक देश हैं, जहाँ जहाँ वहाँ क्या है, गुप्त मतदान प्रणाली का प्रचलन होता है। प्रत्येक देश में, यानी कि हर देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। प्रत्येक देश में निर्वाचन आयोग करता है, क्या करता है? प्रत्येक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में न होकर, है ना, तो इसकी इन सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है ना। चुनाव के विभिन्न चरणों अथवा मतदान प्रणाली का यहाँ विवरण दिया है। तो देखिए, तो सबसे पहला चरण है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। तो जहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का मतलब निर्वाचन, जहाँ पे चुनाव किया जा रहा है उस क्षेत्र का निर्धारण, है ना। तो सर्वप्रथम चुनाव आयोग जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, यानी जिस क्षेत्र से प्रत्याशी खड़ा है तो वो उसको खड़ा करते हैं किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर खड़ा करते हैं, है ना। दूसरा चरण आता है मतदाता सूची का निर्माण। पहला चरण हो गया निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। अब दूसरा चरण देखिए, मतदाता सूची का निर्माण यानी कि उसको सूची को तैयार करना। तो चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग मतदान क्षेत्र के मतदाताओं की सूची तैयार करता है कि इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या का मतलब कितने मतदाता हैं, और अंतिम संशोधित सूची को तैयार कराकर प्रकाशित करवाता है। अगला चरण आता है चुनाव की घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट। तो चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, यानी कि जब तैयारियां पूरी हो जाती हैं तब चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव संबंधी आवश्यक तिथियों की विधिवत नियमों के अनुसार घोषणा कर देता है। इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने और नाम वापस लेने की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी यहाँ पे क्या है, नामांकन पत्र बनवाए जाते हैं और फिर उनकी जांच होती है, और जो नाम यहाँ पे नामांकन पत्र
तैयार करवाने के बाद में जब भरवाए जाते हैं तो फिर उनकी जांच होती है। और जो प्रत्याशी भर तो देते हैं कुछ प्रत्याशी, लेकिन बाद में फिर उनका मन हट जाता है या बदल जाता है, तो क्या होता है कि वो अपना फिर नाम वापस लेने के लिए भी डिमांड करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं भी इसी में प्रारंभ हो जाती हैं, चुनाव की जब घोषणा होती है उसी में, है ना। अब अगला चरण आता है प्रत्याशियों का नामांकन, यानी कि जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसका नामांकन पत्र भरा जाना। एक निश्चित तिथि तक चुनाव में भाग लेने वाले, एक निश्चित तिथि, एक तिथि यानी कि एक डेट होती है, और उस डेट में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी जो खड़े होते हैं चुनाव में, तो वो अपना नामांकन पत्र भरते हैं और जमा करते हैं। नामांकन पत्र यानी कि जैसे कि किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि फॉर्म भरेगा, एडमिशन फॉर्म भरा जाता है ना, उसी प्रकार तो यहाँ मतलब नामांकन पत्र भरा जाता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट, जो भी चुनाव से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट मांगी जाती हैं उस फॉर्म में भरी जाती हैं, है ना। और भरकर प्रत्याशी क्या करता है, जमा करता है। अगला चरण आता है नामांकन पत्रों की जांच, जो नामांकन पत्र भरे गए हैं उनकी जांच, ठीक है। तो देखिए, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और अशुद्ध और अपूर्ण नामांकन पत्रों को रद्द किया जाता है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग क्या करता है, जितने भी नामांकन पत्र भरे जाते हैं उन सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाती है कि कोई अशुद्ध तो नहीं है, गलत तो नहीं है, या अपूर्ण यानी कि अधूरा तो नहीं है। और जिनका अधूरा होता है या अपूर्ण होता है उनको क्या किया जाता है, उनको रद्द कर दिया जाता है ना। अगला चरण आता है नामांकन पत्र की वापसी। तो चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित तिथि तक चुनाव लड़ने की इच्छा न होने पर, यानी भर तो देते हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, है ना, ऐसे में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। अगला चरण आता है चुनाव चिन्ह का वितरण। यहाँ ये सारे चरण होने के बाद फिर सातवां जो चरण है वो है चुनाव चिन्ह का वितरण, यानी कि यहाँ पे नामांकन पत्र भी भर गया प्रत्याशी का, फिर उनकी जांच भी हो गई और जो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं उनकी वापसी भी हो गई, है ना। अब बारी आती है चुनाव चिन्ह देने की, है ना। तो जो प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं उन्हें चुनाव आयोग क्या करता है, एक चुनाव चिन्ह देता है ना। अगला चरण है मतपत्रों का प्रकाशन। मतपत्रों का प्रकाशन में बच्चों जो स्वीकार किए जाते हैं उन नामांकन पत्रों के आधार पर चुनाव आयोग मतपत्रों का प्रकाशन करता है। इसमें क्या होता है, प्रत्याशियों के नाम होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह को भी मुद्रित किया जाता है यानी कि छापा जाता है। और वर्तमान में तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा की जाने लगी है, ईवीएम के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों का प्रकाशन कभी कभी होता है ना। अगला जो चरण है वो है मतदान केंद्रों की स्थापना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतपत्रों का प्रकाशन हो गया। अब बारी आती है 9वें चरण की मतदान केंद्रों की स्थापना। तो मतदान केंद्रों की स्थापना कैसे, चुनाव आयोग ही करता है ना, कि कहाँ कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा और उसका केंद्र कहाँ बनाना है ना। तो जिससे कि जनसंख्या जो भी है अपना वोट डालने के लिए आ रही है उसको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो देखिए चुनाव आयोग क्या करता है, तो चुनाव आयोग संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर स्थान यानी कि जगह जगह पर विभिन्न मतदान केंद्रों की स्थापना करता है। अभी मैंने बताया ना कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तो केंद्रों की स्थापना भी की जाती है। अगला जो चरण है तो वो है इसमें मतदान और मतों की गणना। देखिए
निश्चित तिथि को मतदान होता है, यानी कि जो निर्धारित तिथि जो देता है चुनाव आयोग, उसके अनुसार ही क्या होता है, वोटिंग होती है, यानी कि मतदान होता है। और मतदान गुप्त रूप से मतपत्र पर इच्छित प्रत्याशी के नाम या चुनाव चिन्ह के सामने निशान या मोहर लगाकर मतपत्र को मतपेटियों में डालकर किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मतदान गुप्त रूप से मतपत्र पर, यानी कि जो मतपत्र होता है उस पर गुप्त रूप से क्या होता है, जो मतदाता होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रत्याशी को देना होता है वोट अपना, उस पर क्या करता है, चुनाव उसके चुनाव चिन्ह के सामने निशान लगाता है, या जैसे कि अंगूठा लगाना है ना, या फिर मोहर लगाता है। फिर उस मतपत्र को क्या करते हैं, मतपेटियों में डाल दिया जाता है ना। तो भारत में अब मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा संपादित होने लगा है। पहले क्या होता था कि इन पर मतपत्रों पर मोहर लगाई जाती थी और उसको मतपेटियों में डाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, वोटिंग मशीन के द्वारा उसको मतलब बटन दबा दिया जाता है और उसके जिस प्रत्याशी को हम देना मतलब वोट अपना मत देना चाहते हैं, है ना, तो और उसके बाद में आपका वोट पड़ जाता है। मोहर लगाकर मतदान करने की प्रथा अब धीरे धीरे समाप्त ही होती जा रही है ना। मतगणना भी अब इलेक्ट्रॉनिक ढंग से की जाने लगी है, यानी कि मशीनों के द्वारा ही इसकी गिनती भी की जाने लगी है। मतदान के बाद चुनाव अधिकारियों के संरक्षण में मतपत्रों की गणना होती है। जो प्रत्याशी सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगला चरण आता है चुनाव व्यय का वितरण देना, यानी कि चुनाव व्यय का विवरण देना, यानी कि जो हमारे जो प्रत्याशी खड़ा है ना, तो उसको उसने चुनाव पर कितना व्यय किया इसका भी विवरण देना होता है। तो देखिए, चुनाव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव समाप्त होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव में खर्च किए गए धन का विवरण भी देना होता है। कोई भी उम्मीदवार निश्चित धनराशि से अधिक धन अपने चुनाव पर खर्च नहीं कर सकता। किसी उम्मीदवार द्वारा अधिक धन खर्च किए जाने की स्थिति में उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है ना। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब है कि जो निश्चित धनराशि के अगर अतिरिक्त कोई भी उम्मीदवार अगर धन खर्च करता है तो उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। अगला जो चरण है वो है चुनाव याचिका। तो देखिए इसमें क्या है, यदि कोई उम्मीदवार यह महसूस करे कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से नहीं कराया गया है ना, कोई भी प्रत्याशी अगर यह महसूस करता है कि जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष रूप से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या करता है, वो क्या कर सकता है, तो किसी भी प्रकार की कमी रही है तो वो उस चुनाव के विरुद्ध अपनी याचिका पेश कर सकता है। तो बच्चों, ये तो था मतदान प्रणाली का आधुनिक स्वरूप, यानी कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो बच्चों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।